कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का परीक्षा टॉक्स में। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य से जुड़े ऐसे प्रश्नों पर जो आपको पेपर में देखने को मिल ही जाते हैं। उनसे जुड़े प्रश्नों पर आज हम बात करेंगे। तो पिछली वीडियोज़ में हमने जो हम छायावाद में पर चर्चा कर रहे थे उसमें हमने भाग 5 तक बात कर लिया था, जिसमें हमने कुल 365 प्रश्न किए थे। ठीक है, ये जो सीरीज़ है ये आपके जितने भी हिंदी साहित्य से जुड़े प्रश्न हैं, चाहे वो टीजीटी हो या पीजीटी हो, किसी भी स्टेट का हो, उस सब के लिए फ़ायदेमंद रहने वाली है ना। ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो आज हम करेंगे उससे आगे की सीरीज़ क्वेश्चंस, मतलब प्रश्न नंबर 366 से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। प्रश्न नंबर 366 क्या कहता है? हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है, यहाँ पर हमें ये बताना है। ठीक है, तो जो हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा हैं वो कौन है? हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसको कहा जाता है? उनको कहा जाता है महादेवी वर्मा को, है ना। ये तो हमने पढ़ा ही है कि जो महादेवी वर्मा है वो क्या है, छायावाद के 4 स्तंभों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवयित्री हैं। ठीक है, और ये आधुनिक युग की मीरा भी कही जाती हैं। ठीक है, देखते हैं हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है ना। महादेवी वर्मा के काव्य साहित्य में अज्ञात प्रियतम के लिए वेदना ही इनके हृदय का भाव केंद्र है। अब यहाँ पर प्रश्न ये पूछता है कि जो अज्ञात प्रियतम के लिए वेदना है किस कवि या कवित्री के काव्य में दिखता है? ठीक है, ये प्रश्न आता है सीधे सीधे। तो वहाँ पर हमें क्या बताना है? महादेवी वर्मा, है ना, जिससे अनेक प्रकार की भावनाएं टूट टूट कर झलक मारती रहती हैं। वेदना से इन्होंने अपने स्वाभाविक प्रेम व्यक्त किया है, उसी के साथ वे रहना चाहती हैं। ठीक है, अपनी वेदना के साथ ही क्या रहना चाहती हैं, वो पसंद करती हैं। जबकि सुभद्रा कुमारी चौहान राष्ट्रीय काव्यधारा से संबंधित रचनाकार हैं। ठीक है, इनकी जो सुभद्रा कुमारी चौहान हैं, इनकी रानी लक्ष्मीबाई से जुड़ी बहुत ही क्या प्रसिद्ध कविता है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 367 पर। छायावादी युग का प्रवर्तक किसे माना जाता है? छायावादी युग का प्रवर्तक कौन माना जाता है? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की एक कविता है, कौन सी कविता है? देखते हैं, बात करते हैं। छायावादी युग के प्रवर्तक कौन है? जयशंकर प्रसाद। इनकी जो कविता है झरना में सर्वप्रथम छायावादी प्रवृत्तियों का समावेश हुआ है। झरना को ही छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहते हैं। प्रभात प्रसाद की प्रथम छायावादी रचना है, जबकि मुकुटधर पांडे को लिखित रूप में छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता स्वीकार किया जाता है। अगर हमसे पूछा जाता है कि छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता कौन है, ठीक है, तो वो है मुकुटधर पांडे। ठीक है, और प्रवर्तक पूछा जाएगा तो कौन है? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, किनकी कविताओं से शुरू हुआ है, जबकि ये हमने बात कर लिया। पांडेय ने जबलपुर से प्रकाशित पत्रिका में सन 1920 में हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 खंडों में एक लेख प्रकाशित किया था। अगर हम पत्रिका की बात करेंगे कि किस पत्रिका में उन्होंने छायावाद की चर्चा की थी, तो वो थी हिंदी में छायावाद। ठीक है, शीर्षक से क्या है, ये उन्होंने पत्रिका में लेख प्रकाशित करवाया था। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 368 पर। प्रकाशन वर्ष के अनुसार महादेवी वर्मा की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम। यहाँ पे हमें सही अनुक्रम बताना है कि जो महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं उनका क्रमानुसार कौन सी रचना पहले आती है और कौन सी रचना बाद में आती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे रचनाओं के कालक्रम पर। ठीक है, तो निहार की बात करें तो निहार का जो रचना काल है वो है 1930। ठीक है, 1930 है। दीपशिखा की बात करें तो ये 1942 इसका रचना काल है। नीरजा की बात करें तो इसका रचना काल है 1935। ठीक है, और रश्मि की बात करें तो इसका रचना काल है 1932। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले किसका रचना काल आएगा? निहार का। निहार इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, लेकिन ये पहला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। अब यहाँ पे हम देख लें 1930 में निहार है, बी भी गलत हो गया, सी भी, मतलब कि डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, निहार 1930, रश्मि जो है 1932, नीरजा कब है? 1935, और उसके बाद दीपशिखा। ठीक है, दीपशिखा 1942 इसका रचनाकाल हो जाता है। तो अपने आप ही ऑप्शन डी सही हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर। ठीक है, अब आगे बात करेंगे अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में निराला की व्यंग्यपरक कविता कौन सी है? निराला की व्यंग्यपरक कविता की बात करनी है हमें। ठीक है, तो निराला की जो व्यंग्यपरक कविता है वो है कुकुरमुत्ता।
देखिए उत्तर आपके सामने है, हमें उत्तर को समझना है, ठीक है। उत्तर सामने होने से कुछ नहीं है जब तक आपको स्पष्ट नहीं है कि ये उत्तर है जो है वो सही है और क्यों सही है, मतलब कि और उसके बारे में हम मतलब उसकी व्याख्या पढ़ लें, ताकि जो है पेपर में हमें उससे जुड़ी कुछ भी अगर हिंट मिल जाए कि ये जो है रचना किसकी है, इससे जुड़ा कुछ भी ऐसा मिल जाए तो हम उसका आंसर को टिक कर सकते हैं, है ना। चलिए ठीक है, देखते हैं। तो जो कुकुरमुत्ता है वो निराला की व्यंग्यपरक रचना है। निराला की बहुचर्चित व्यंग्यपरक कविता है कुकुरमुत्ता। इनकी अन्य रचनाएं अनामिका है, परिमल है, गीतिका है, तुलसीदास है, अणिमा, बेला, नैपथ्य, आराधना, अर्चना, कीर्तिकुंज व और क्या है, सांधे काकली, ठीक है। सांधे काकली उनके मरणोपरांत प्रकाशित हुई थी। यहाँ पर क्या बात करते हैं कि सांधे काकली जो है उनके मरणोपरांत मरने के बाद प्रकाशित हुई थी, ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। निराला की बादल राग कविता का संबंध है। निराला की बादल राग कविता का संबंध किससे है? तो वो है प्रकृति के सौंदर्य से, ठीक है। प्रकृति के सौंदर्य से है निराला की बादल राग कविता का संबंध। यहाँ पर व्याख्या देखते हैं तो जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, ठीक है, रचित इनकी रचनाओं में प्रकृति के विविध रूपों का कोमल से कठोर तक बोध कराती हैं। मतलब ये प्रकृति की कोमलता का भी बोध कराती हैं और कठोरता का भी, ठीक है। जहाँ तक इनकी बादल राग कविता का प्रश्न है, इसमें प्रकृति के कठोर स्वरूप का क्या है, वर्णन होता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं प्रश्न पर। पंत को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ठीक है, पुरस्कार भी इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। तो यहाँ पे हमें बताना है कि पंत को किस काव्य कृति पर क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कृति है कौन सी, चिदम्बरा, जिस पर उनको क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार। पंत जी को उनकी काव्य कृति चिदम्बरा पर 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1968 में। पंत जी छायावादी कवि हैं, उन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पंत जी की प्रमुख रचनाएं हैं ग्रंथि, वीणा, उच्छ्वास, पल्लव, गुंजन, ग्राम्या, युगांत, युगवाड़ी, स्वर्णकिरण, स्वर्णधुली, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, मधुवन आदि, ठीक है। ये जो है यहाँ पर जो रचनाएं दी गई हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है, मतलब कि इनसे जुड़े कुछ ना कुछ प्रश्न, नहीं तो ऐसे दे देगा कि कालक्रमानुसार उनको लगाइए, ठीक है। तो इस तरीके से आ ही जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न पर बात करें तो छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ है? छायावाद का जो पूर्वाभास है सबसे पहले किसने करवा दिया था? तो वह मुकुटधर पांडे ने क्या किया था, एक पत्रिका में लेख प्रकाशित करा था छायावाद, जिन्होंने छायावाद शब्द सबसे पहले प्रयोग किया था। प्रयोगकर्ता कौन है? वो है मुकुटधर पांडे। द्विवेदी युग के कवि हैं मुकुटधर पांडे, ये भी हमें याद रखना है। प्रकृति के उपासक कवि हैं, इनके काव्य में भावात्मकता, आंतरिक संवेदना और रहस्यानुभूति के दर्शन होते हैं। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार मुकुटधर पांडे के काव्य में छायावाद का पूर्वाभास मिलता है। पूजा, फूल और कानन कुसुम इनकी काव्य कृतियाँ हैं। छायावाद के पहले चरण के कवि हैं मुकुटधर पांडे, श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी आदि क्या है, जिन्हें आचार्य शुक्ल ने सच्चे स्वच्छंदतावादी कहते थे। और दूसरे चरण में इसी काव्य प्रवृत्ति को प्रौढ़तम उत्कर्ष तक पहुंचाने वाले कवि प्रसाद निराला, पंत और महादेवी वर्मा थे, जिन्हें छायावाद का कवि माना जाने लगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें सीधे सीधे तो जो प्रयोगकर्ता थे वो तो मुकुटधर पांडे थे। यहाँ पे इनकी कृतियाँ और जो है काव्य कुछ नहीं पूछा जाता, पेपर में सीधे पूछा जाएगा कि तो छायावाद के प्रयोगकर्ता है, प्रथम प्रयोगकर्ता शब्द के वो कौन है, ठीक है। या प्रवर्तक पूछ लेंगे तो वो मुकुटधर पांडे को माना जाएगा, ठीक है। और जो शुरुआती इसके छायावादी कवि रहे हैं वो श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी वगैरह रहे हैं, लेकिन जो मुख्य कवि रहे हैं, मुख्य स्तंभ जिन्हें कहता है छायावाद का कहा जाता है, वो प्रसाद निराला, पंत और महादेवी वर्मा रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? ठीक है, चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की विशेषता रही है? तो वो रही है छायावाद की। अब यहाँ पे हम छायावाद के ही प्रश्नों पर बात करें तो जाहिर सी बात है जितने भी उत्तर होंगे ज़्यादा से ज़्यादा छायावाद से जुड़े होंगे, ठीक है। ज़रूरी है उनको समझना और क्या है, आत्मसात करना, है ना। छायावादी स्वानुभूति की प्रवृत्ति छायावादी कवियों में ही देखने को मिलती है ना। प्रकृति का स्वतंत्र, सुंदर एवं सजीव चित्रण प्राप्त होता है, साथ ही साथ युगानुरूप वेदना की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। कवि ने अपने की अनुभूति को चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक शैली में व्यक्त किया है, ठीक है।
अगला प्रश्न देखते हैं। तो आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? किस काव्यधारा में रहस्यवाद मिलता है देखने को? तो वो भी है कौन है? छायावाद। छायावाद में ही रहस्यवाद भी देखने को मिलता है, और इसको कहा भी गया है, कुछ कवियों ने इसको रहस्यवाद का काल भी कहा है ना, छायावाद को रहस्यवाद भी कहा है। व्याख्या देखें तो आधुनिक काल की छायावादी काव्यधारा में रहस्यवाद की प्रवृत्ति प्रमुख रूप से दिखाई देती है ना। इसी कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का अर्थ रहस्यवाद माना है ना। सभी छायावाद कवियों द्वारा अज्ञात सत्ता के प्रति भाव व्यक्त किए गए हैं। ठीक है। आगे प्रश्न पर बात करें, निराला का जन्म कहाँ हुआ था? कवियों के जन्म से जुड़े भी प्रश्न आते हैं कि किसका जन्म कब हुआ था, किस सन में और कहाँ हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें हम निराला का जन्म कहाँ हुआ था, तो निराला बंगाल से संबंधित है, बंगाली कवि थे एक तरीके से, तो उनका जन्म जो है बंगाल में हुआ था, मुख्य रूप से वो बंगाली थे। ठीक है। निराला का जन्म 1896 ईस्वी में बंगाल के महिषादल राज्य के मेदिनीपुर गांव में हुआ था, है ना। निराला की खड़ी बोली की पहली रचना क्या है? जूही की कली थी। इनकी खड़ी बोली में रचित जो पहली रचना है वो कौन सी? जूही की कली थी। निराला की रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अड़िमा, कुकुरमुत्ता, बेला, नैपथ्य और अर्चना, आराधना और भी बहुत सारी रचनाएं हैं, बट ये मुख्य रूप से इम्पॉर्टेंट है, पेपर आता है इन्हीं के बीच से। ठीक है। आगे देखते हैं, निराला की निम्नलिखित कविताओं में से कौन लंबी कविता नहीं है? कौन लंबी कविता नहीं है? देखिए यहाँ पर जो लंबी कविता की बात करें तो राम की शक्ति पूजा जो इनकी सबसे लंबी कविता है, फिर कुकुरमुत्ता भी लंबी है और सरोज स्मृति भी लंबी कविता है, और ये क्या है? शोक गीत माना जाता है आधुनिक साहित्य का, है ना। और जो भिक्षुक कविता है इनकी, ये लंबी कविता नहीं मानी जाती। ठीक है, छोटी कविता है ये। हृदय की मधुबहार काव्य रचना किसकी है? हृदय की मधुबहार, ठीक है, ये काव्य रचना किसकी है? शुक्ल की। किसकी है? शुक्ल की रचना है ये मधुबहार, हृदय की मधुबहार। ठीक है। हृदय का मधुबहार, बुद्धिचरित, मनोहर छटा, आमंत्रण तथा प्रकृतिबोध आदि जो रचनाएं हैं वो किसकी हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं इनकी। ठीक है। उसके बाद बात करें तो उर्वशी, वनमिलन, प्रेमराज, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, बभ्रुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार, झरना, आंसू, लहर, कामायनी और जयशंकर प्रसाद की क्या है? कविता काव्य कृतियाँ मानी जाती हैं। ठीक है। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अरिमा, बेला, नैपथ्य, अर्चना, आराधना, गीतकुंज तथा सांधिका कली अभी हमने पढ़ा था। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युवाड़ी, ग्राम्य, स्वर्णकिरण, स्वर्धुली, युग, पथ, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, अतिमा, लोकायतन, चिदम्बरा, वाणी तथा सत्यकाम आदि प्रकृतिवादी सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत की काव्य कृतियाँ मानी जाती हैं, है ना। ये मैं इसलिए बार बार आपको रिवाइज कराती हूँ, बार बार इसलिए रिपीट करती हूँ ताकि आपको बार बार सुनने से याद हो। कभी कभी चीज़ें हम खुद नहीं याद कर पाते, कभी कभी हमारे क्या है सुनने से ही दिमाग में बैठ जाती हैं और याद हो जाती हैं, है ना। आगे प्रश्न में बात करें तो पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता हैं। पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता कौन है? कौन है? वह निराला। ठीक है, पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता हैं निराला। यहाँ देखते हैं पंचवटी प्रसंग कविता के रचयिता जो छायावादी कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। ठीक है, ये दार्शनिक कविता निराला जी के प्रथम काव्य संग्रह परिमल में संकलित है। ठीक है, पंचवटी प्रसंग किसमें संकलित है? परिमल में। इसके अतिरिक्त अधिवास, भिक्षुक, विधवा, तुम और मैं आदि जो अन्य कविताएं भी परिमल काव्य ग्रंथ में संकलित हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। आकाश गंगा काव्य संग्रह है। आकाश गंगा किसका काव्य संग्रह है? रामकुमार वर्मा का। आकाश गंगा हमें याद रखना है, रामकुमार वर्मा से जुड़ा है आकाश गंगा। ठीक है, आकाश गंगा से बात करें तो आकाश गंगा रूपराशि, निशिथ तथा चित्ररेखा आदि डॉक्टर रामकुमार वर्मा के काव्य संग्रह हैं। अपनी रचनाओं के माध्यम से डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने सर्ववादी चेतना को व्यक्त करने का प्रयास किया, जो प्रकृति के विभिन्न रूपों में मानवीकरण के रूप में लक्षित होता है और कहीं रहस्यवादी संकेतों के रूप में परिलक्षित होता है। कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, वासी, हम विष, जन्म के, विनोबा, स्तवन,
उर्मिला आदि बालकृष्ण नवीन की काव्य रचनाएं मानी जाती हैं। और मधुकर्ण प्रेम संगीत मानव तथा एक दिन आदि भगवती चरण वर्मा की काव्य रचनाएं मानी जाती हैं। ठीक है, इसमें बहुत सी रचनाएं आपको ऐसी मिलेंगी जो आपने इधर उधर नहीं पढ़ी होंगी, बुक्स में कभी नहीं मिलती हैं। ठीक है, और वीडियोस में भी आप देख लें तो 4-6 क्वेश्चंस कर लेंगे और 4-6 क्वेश्चंस पर बात कर लेंगे, 4-6 रचनाओं पर 10 रचनाओं पर बात कर लेंगे और इधर उधर की बातों में टाइम गंवा देंगे। ठीक है, 1 घंटे आपका बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा। हमें वो नहीं करना है, हमें क्या करना है, अपने पेपर से जुड़े प्रश्नों पर बात करनी है ना। अगले प्रश्न पर देखें तो सप्तपर्णा किसकी कृति है? सप्तपर्णा किसकी कृति है? तो वो है महादेवी वर्मा की कृति सप्तपर्णा। ठीक है, सप्तपर्णा महादेवी वर्मा की कृति है। निहार, रश्मि नीरजा, सांध्य अभी हमने ऊपर बात की थी। यामा, दीपशिखा तथा सप्तपर्णा आदि आधुनिक युग की मीरा के नाम से प्रसिद्ध छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा की कृतियाँ। इसमें एक ही में देखिए कितने प्रश्न जुड़ गए। आधुनिक युग की मीरा के नाम से प्रसिद्ध है छायावाद की कवित्री महादेवी वर्मा। इसके बाद बात करें तो अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अड़िमा, बेला, नेपथ्य, अर्चना, आराधना, गीतिकुंज तथा सांधिकाकली आदि छायावादी मुख्य कवि जो हैं महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य कृतियाँ हैं। यहाँ पे विशेषण भी जोड़ दिया गया है इसमें, तो इसमें आपको इसमें भी कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि महाप्राण कौन है छायावाद के, वो भी हैं कौन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, उर्वशी, वनमिलन, प्रेमराज्य, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, बब्रुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार, झरना, आंसू लहर, कामायनी छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद की काव्य कृतियाँ हैं। उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णकिरण, स्वर्णधुली, युगपथ, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, अतिमा, लोकायतन तथा चिदम्बरा आदि प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत की रचना मानी जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न में बात करें प्रश्न नंबर 381 पर, तो रबड़ छंद या केंचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य मानकर कहा गया है? किसकी कविताओं को कहा गया है रबड़ छंद या केंचुआ छंद? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो जो निराला है, निराला की कविताओं को रबड़ छंद या केंचुआ छंद कहा गया है। ठीक है, छायावादी काव्य आंदोलन के अग्रणी कौन है? कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने हिंदी कविता की परंपरागत छंदबद्ध लीक से हटकर मुक्त छंद की कविता लिखा है। मुक्त छंद, ठीक है, मुक्त छंद की इन्होंने कविताएं लिखी, जिसकी वजह से क्या है, इन्हीं मुक्त छंद कविताओं को क्या गया, रबड़ छंद या केंचुआ छंद। मुक्त छंद को ही क्या आलोचकों ने केंचुआ छंद या रबड़ छंद की संज्ञा दी। निराला को हिंदी साहित्य में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा है। निराला ने किसको, ये भी इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आता है कि हिंदी का जातीय छंद, कवित्व को हिंदी का जातीय छंद किसने कहा है, किस कवि ने? तो वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, अगले प्रश्न में बात करें तो जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया था? किस कृति को जो है जयशंकर प्रसाद की है ना, तो वो है प्रेम पथिक। ठीक है, प्रेम पथिक है उनकी कृति, जिसको क्या है पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में बदल दिया गया था। ठीक है, आधुनिक हिंदी साहित्य के छायावादी काव्य आंदोलन के अग्रणी कवि कौन है तथा प्रवर्तक हैं? जयशंकर प्रसाद ने प्रेम पथिक 1914 में जो लिखी गई थी नामक काव्य की रचना ब्रजभाषा में किया था। प्रसाद ने प्रेम पथिक को बाद में खड़ी बोली में परिवर्तित करके प्रस्तुत किया। कानन कुसुम 1913 में इसकी रचना हुई है। झरना 1918 तथा आंसू 1925 में रचित काव्य संग्रहों के बाद संस्करणों में जयशंकर प्रसाद ने कुछ अन्य कविताएं जोड़ी। ठीक है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित जो अन्य रचनाएं हैं हम उन पर बात कर लें तो वो हैं उर्वशी, वनमिलन, प्रेमराज्य, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, बब्रुवाहन, महाराणा का महत्व, चित्राधार और है लहर तथा कामायनी आदि। ठीक है, कामायनी में जो है कितने सर्ग हैं? कुल 15 सर्ग। ठीक है, निराला की जूही की कली उदाहरण है। किसका उदाहरण है? जूही की कली, तो वह मुक्त छंद का। ठीक है, पहली रचना थी इनकी जो है हिंदी की। ठीक है, हिंदी खड़ी बोली की इनकी पहली रचना थी जूही की कली। ठीक है, छायावादी आंदोलन काव्य आंदोलन के मुख्य स्तंभ महाराणा महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित जूही की कली 1916 में इसका रचना काल है। मुक्त छंद में है। काव्य में मुक्तक छंद का प्रयोग हिंदी साहित्य में निराला की मौलिक एवं नवीन अभिव्यक्ति थी।
जिसका उनके समकालीन साहित्यकारों ने प्रबल विरोध किया। उस टाइम पे बहुत विरोध हुआ था इसका मुक्त छंद रचनाओं का, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अन्य कविताएं सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, रेखा, तोड़ती पत्थर, सच है, अधिवास, बादल राग, विधवा, भिक्षुक, सांध्य सुंदरी, पंचवटी प्रसंग तथा प्रेयसी आदि हैं। जूही की कली निराला की प्रथम कविता तथा पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है अंतिम कविता है, ठीक है। ये भी पूछा जाता है, पेपर में आता है कि निराला की पहली कविता कौन सी है और अंतिम कविता कौन सी है। तो पहली कविता जो है निराला की वो है जूही की कली, प्रथम कविता मानी जाती है। और पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है, ये है अंतिम कविता किसकी है, निराला की, ठीक है। अगले प्रश्न पर बात करें तो छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है, प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है। छायावाद में तो वक्रता का वैभव मिलता है, प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है, यहाँ पे हमें ये बताना है। तो वो है अभिव्यंजना का उत्कर्ष मिलता है छायावाद की रचनाओं में, ठीक है। जो है कौन है, जो चंद्रशेखर प्रसाद की रचनाएं हैं कामायनी तथा आंसू में क्या मिलता है, अभिव्यंजना का उत्कर्ष मिलता है, ठीक है। आगे बात करें तो केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया था, उसको केवल क्या है, सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहा था छायावाद को, ठीक है। ऐसा कहने वाली थी महादेवी वर्मा, ठीक है। महादेवी वर्मा जो छायावाद के मुख्य स्तंभों में से एक है। महादेवी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। छायावादी कवियों में महादेवी वर्मा के रहस्यवाद के भीतर रही हैं, ठीक है। जो रहस्यवादी कवित्री मानी गई हैं छायावाद की, वो महादेवी वर्मा मानी गई हैं। महादेवी वर्मा ने छायावाद को केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर इसका विरोध किया, ठीक है। आगे बात करते हैं तो प्रसाद की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम बताना है यहाँ पे। सबसे पहले हम फिर वही बात करते हैं, इनके कालक्रम को ध्यान में रखना जरूरी है, किसके, प्रसाद के, ठीक है। प्रसादी सबसे पहले बात करें अगर हम लहर की, तो जो लहर का रचना काल है, लहर जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है, लहर का रचना काल है 1933, ठीक है, 1933, ठीक है। आंसू का रचना काल है 1925। उर्वशी का रचना काल अगर हम बात करें तो ये है 1919। और किसकी बात करें, झरना की बात करें तो ये है 1918, ठीक है। यहाँ पर हमने ये देखा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इस कालक्रम के अनुसार कौन सी जो है रचना कौन सी जो है ऑप्शन सटीक बैठता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन सी ही सटीक बैठता है, मतलब उर्वशी, उसके बाद झरना, आंसू, लहर, ठीक है। उर्वशी 1909 में, झरना उसके बाद झरना 1918, आंसू 1925 और उसके बाद लहर 1933, ठीक है। इसके हिसाब से ऑप्शन सी सही सटीक बैठता है। आगे बात करते हैं इनकी कुछ और रचनाओं पर। उर्वशी की हमने बात कर ली 1909, वनमिलन 1909 ये भी है, प्रेमराज 1909, शोकोच्छ्वास 1910, अयोध्या का उद्धार 1910, बब्रुवाहन 1911, कानन कुसुम 1913, प्रेमपथिक 1914, महाराणा का महत्व 1914, चित्राधार 1918, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933 और कामायनी 1935, ठीक है। अगले प्रश्न पर बात करें, सुमित्रा नंदन पंत के निम्नलिखित काव्य संग्रहों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुमेलित करना है। कि ये जो सुमित्रा नंदन पंत हैं उनके जो काव्य संग्रह हैं, इन पर बात करनी है कि कौन सा काव्य संग्रह किस वर्ष क्या है प्रकाशित हुआ था, हमें ये बताना है, ठीक है। तो अगर हम पल्लव की बात करें तो पल्लव का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1928। यहाँ पर पल्लव का प्रकाशन वर्ष कब माना जाता है, 1928। वीणा के प्रकाशन वर्ष की बात करें तो उसका प्रकाशन वर्ष है 1927। और गुंजन की बात करें तो गुंजन का प्रकाशन वर्ष है 1932। स्वर्ण किरण की बात करें तो उसका प्रकाशन वर्ष है 1947, ठीक है। इसके हिसाब से देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही होता है। ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन मुझे उम्मीद है आप सबको दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे पल्लव की। पल्लव का प्रकाशन वर्ष था 1928। देखते हैं ए का 4 है। ऑप्शन नंबर बी में अकेले ये सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बाकी ऑप्शंस अपने आप गलत हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में बात करें तो गीत गुंज
गीत गुंज किस कवि की रचना मानी जाती है? गीत गुंज अभी हमने बार बार पढ़ा है, इसका रिवीजन भी किया कि जो गीत गुंज है किसकी रचना है? महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। ठीक है। गीत गुंज 1954 इसका रचना काल है और इसके जो कवि हैं निराला हैं। गुंजन 1932 पंत की रचना है। चित्ररेखा 1935 राम कुमार वर्मा की रचना है। सांध्य गीत 1936 महादेवी वर्मा की रचना है। ठीक है। पंत की काव्य रचनाओं का सही क्रम है। पंत की काव्य रचनाओं का सही क्रम कौन सा है? फिर हम वही करेंगे, सबसे पहले इनका रचना काल देखेंगे। ठीक है। तो गुंजन की बात करें अगर हम, गुंजन किसकी रचना है? गुंजन पल्लव ग्राम्य युगांत सब पंत की रचना है। तो गुंजन जो है इसका जो रचना काल है वो है 1932। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1932। ठीक है। पल्लव की बात करें तो जो पल्लव का रचना काल है वो है 1928। 1928 यहाँ पे कोई दिख रहा है पल्लव जो है गुंजन से पहले? 2 ऑप्शंस हैं। अब हमारा बी और डी में टक्कर है। ठीक है। आप आंसर मत देखिए, आप ये देखिए हमें कैसे करना है पेपर में। ठीक है। और ग्राम्य की बात करें तो यहाँ पे ग्राम्य का जो रचना काल है वो 1940 है। युगांत की बात करें, युगांत का रचना काल है 1936। ठीक है। अब हमें देखना है कि जो है युगांत ग्राम्य से पहले कहाँ है। ठीक है। इसमें युगांत क्या है? युगांत 1936 और ग्राम्य 1940। तो यही तो होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है। इसमें पल्लव पहले है गुंजन से और युगांत पहले है ग्राम्य से, है ना। ऑप्शन डी गलत हो जाता है। आगे देखते हैं। आगे कुछ अन्य रचनाओं की रचना काल पर बात कर लेते हैं। उच्छ्वास 1920, उच्छ्वास का रचना काल 1920। ग्रंथि 1920। पल्लव 1928। गुंजन 1932। युगांत 1936। युगवाड़ी 1939। ग्राम्य 1940। स्वर्णकिरण 1947। स्वर्णधुली 1947। उत्तरा 1949। युगपद 1949। अतिमा 1955। कला और बूढ़ा चांद 1959। लोकायतन 1964। वीणा 1927। चिदम्बरा सत्यकाम 1975। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार हैं। उत्तरायण महाकाव्य किसका है? यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक है, राम कुमार वर्मा है उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार। ठीक है, महाकाव्य है किसका? राम कुमार वर्मा का। प्रिय प्रवास महाकाव्य किसका है? हरि औध का। ठीक है, ये हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। ठीक है। आद्रा जो है काव्य ग्रंथ है सिया राम शरण गुप्त का। मिलन है खंड काव्य है राम नरेश त्रिपाठी का। ठीक है। प्रश्न नंबर 391, यहाँ पर हम प्रश्न 400 तक के प्रश्नों की बात करेंगे। ठीक है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं है, सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं ये। ठीक है, जो आपके पेपर से जुड़े हैं ही। ठीक है, और इनके बीच में जो व्याख्या है और जो अदर इन्फॉर्मेशन है वो भी आपके पेपर से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। प्रकाशन के अनुसार इन रचनाओं का सही अनुक्रम हमें यहाँ पे ये बताना है। सबसे पहले देखेंगे हम पल्लव। पल्लव का प्रकाशन वर्ष जो है कब है, ये हमने अभी बात की थी ऊपर। प्रकाशन का पल्लव का प्रकाशन वर्ष 1928 था जब हमने मिलान किया था। लहर की बात करें तो लहर का प्रकाशन वर्ष है 1933। नीरजा की बात करें तो नीरजा का प्रकाशन वर्ष है 1935। और अनामिका की बात करें तो अनामिका का प्रकाशन वर्ष है 1923। 1923। ठीक है, तो यहाँ पर 1928, 1935, 1933 नीरजा का प्रकाशन वर्ष है 1935। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ गलत कर दिया है। हाँ, अनामिका 1923। तो सबसे पहले किसका आएगा? अनामिका का नंबर आएगा, उसके बाद पल्लव, लहर और नीरजा। ठीक है। देखिए, और ये हैं हमारे प्रकाशन वर्ष और उनके रचनाकार भी। तो अनामिका जो है 1923 इसका प्रकाशन वर्ष है। ये काव्य संग्रह है निराला का। पल्लव 1928 काव्य संग्रह किसका है? सुमित्रा नंदन पंत। लहर 1933 काव्य संग्रह है किसका? जयशंकर प्रसाद का। नीरजा 1935 काव्य संग्रह है किसका? महादेवी वर्मा का। ठीक है, ये सब याद होना चाहिए। इसके रचनाकार कौन है और प्रकाशन वर्ष इसका क्या है। ठीक है।
अगले प्रश्न पर बात करें तो छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाले लेखक थे। अभी हमने ये ऊपर बिल्कुल बात की थी कि ये जो सबसे पहला लेख छायावाद का शब्द है, इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? मुकुरधर पांडे ने किया था ना। ये वही प्रश्न है, मतलब उससे जुड़ा ही प्रश्न है। पेपर का प्रश्न का स्वरूप बदल दिया गया है ना। छायावाद के समर्थन में सर्वप्रथम लेख मुकुरधर पांडे ने 1920 में जबलपुर में प्रकाशित श्री शारदा, ये याद नहीं आ रहा था, श्री शारदा पत्रिका है वो, जिसमें उन्होंने ये लेख छापा था हिंदी में छायावाद, ठीक है, नामक शीर्षक से लिखा था यह लेख अपना, ठीक है। हिंदी में छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग मुकुरधर पांडे ने किया था, ठीक है। पत्रिका का नाम था श्री शारदा, ठीक है। अगले प्रश्न देखें तो अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश किसकी पंक्ति है? अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश किसकी पंक्ति है? ये वो है महादेवी वर्मा की, ठीक है, महादेवी वर्मा की पंक्ति मानी जाती है। इनकी बहुत ही इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, बार बार ये पेपर में आ चुकी हैं और पेपर में आती ही रहती हैं, ठीक है। इनकी जो प्रमुख रचना है निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1935, सांध्य गीत 1936, यामा 1940, दीपशिखा 1942, सप्तपर्णा 1960, ठीक है। अगला प्रश्न देखें तो अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्यधारा पर दिखाई देता है? अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी का प्रभाव हिंदी का प्रभाव हिंदी की किस काव्यधारा पर? स्वच्छंदतावादी कौन सी काव्यधारा थी? वो छायावादी काव्यधारा थी या छायावाद था, ठीक है। अंग्रेजी स्वच्छंदतावाद रोमांटिज्म इसको कहते हैं का प्रभाव हिंदी में छायावाद 1918 से 1936, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। छायावाद का काल रहा था, दिखाई पड़ता है छायावाद का काल जो है में स्वच्छंदता को बढ़ावा दिया गया तथा विचारों की उन्मुक्त स्वतंत्रता दिखलाई गई, मतलब मुक्त रूप से अपने विचारों को व्यक्त किया गया छायावाद में, ठीक है। प्रश्न नंबर 395, अगला प्रश्न हमारा, छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, कौन कौन सी इसमें से विशेषताएं हैं जो छायावाद की से जुड़ी हैं? आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति इसमें है, साम्राज्यवाद के प्रति प्रतिरोध, सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण, छायावाद रहस्यवाद का पर्याय है। इसमें से कितने ऑप्शंस हमारे सही हो जाते हैं या सारे सही होंगे? और सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं, सारे कथन आपके सामने हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पर हम बात कर रहे हैं, प्रश्न नंबर 395, ठीक है। कौन सा यहाँ पे सही होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी, कौन सा ऑप्शन सही होगा? कथन 1 सही होगा, कथन 2, कथन 3 या फिर 4 या फिर सारे, ठीक है, बताइए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बताइए। यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो है आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति, अभी हमने ऊपर बात किया था कि विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यहाँ पर दी गई थी, तो वही बात है ना। यहाँ पर था साम्राज्यवाद के प्रति विद्रोह भी किया गया था, सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण, और छायावाद रहस्यवाद का पर्याय है, ये भी हमने अभी प्रश्न में चर्चा की थी। इसके हिसाब से हमारे सारे ऑप्शन सही हो जाते हैं, इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी सही हो जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न पर बात करें तो रचनाकार की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम हमें बताना है। यहाँ पर अलग अलग कवियों की जो कृतियाँ हैं, यहाँ पर किसी एक कवि की नहीं है। कुकुरमुत्ता सबसे पहले बात करते हैं, कुकुरमुत्ता किसकी रचना है? तो निराला की रचना है, और कुकुरमुत्ता का जो रचना काल है वो है 1942, कब है? 1942, ठीक है। दीपशिखा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की, और इसका रचना काल है ये भी 1942 है, 1942, ठीक है। पल्लव की बात करें तो पल्लव जो रचना है पंत की है, इसका रचना काल है 1928 पल्लव। और कामायनी की बात करें तो कामायनी के रचना काल पे हमने बहुत बार चर्चा की है, कामायनी के जो रचना काल है वो है 1935, इसका मतलब सबसे पहले पल्लव आएगा 1928, सबसे पहले पल्लव एक ही ऑप्शन में है, ठीक है। ठीक है, कामायनी के बारे में इम्पोर्टेंट कथन देख लेते हैं, मुख्य कुछ। जयशंकर प्रसाद द्वारा के जो कामायनी 1935 एक महाकाव्य है। कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा जाता है, ठीक है। कामायनी समरसतावाद आनंदवाद से प्रभावित है तथा इसमें 15 सर्गें एवं ताटंक छंद का प्रयोग किया, ताटंक छंद है वो, उसका प्रयोग कामायनी में किया गया है, ठीक है। अगले प्रश्न पर बात करें तो निराला की रचनाओं का सही क्रम बताना है, अनुक्रम बताना है। ये प्रश्न इस तरीके से, ये प्रश्न तो आते ही हैं, तो हमें क्या है रचनाओं का क्रम, कालक्रम
ठीक है, ये वर्ष याद करना ही पड़ेगा, है ना। अनामिका की सबसे पहले बात करें तो अनामिका का जो रचना काल है वो है 1923, ठीक है, यहाँ पे मैं 23 लिख देती हूँ, 1923। परिमल की बात करें तो वो है 1930, यहाँ पे 30 लिख देती हूँ। गीतिका की बात करें तो 1936 है, और कुकुरमुत्ता की बात करें, अभी हमने ऊपर बात की थी, 1938 है, 1938। 23, 30, 36, 38, तो ये पहला ही हमारा ऑप्शन सही हो गया, है ना। पहला ही हमारा ऑप्शन क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया, है ना। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। जूही की कली इनकी प्रथम जो है कविता थी हिंदी की खड़ी बोली की, तो ये खड़ी हिंदी की, तो ये आपको पता ही है। अगले प्रश्न पर बात करें, जूही की कली कविता के कवि हैं कौन है, निराला है, ये हमने बहुत बार पढ़ा था अभी, यूजीसी नेट सेकेंड का पेपर है ये, दिसंबर 2009 का। जूही की कली 1916, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। गिरजे का घंटा किसकी है, कभी कभी क्या हो जाता है, ये ऐसे ही हो जाता है फ़ोन में, ठीक है, ये छोटी मोटी चीज़ें हैं। गिरजे का घंटा 1916 सुमित्रानंद पंत, सावन पंचक 1906 जयशंकर प्रसाद, और जाग बेसुध जाग महादेवी वर्मा की रचना है, ठीक है। यहाँ पर एक देखते हैं मुख्य, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उपयुक्त सभी कविताएं कवियों की प्रथम रचना है, ठीक है। ये जो ऊपर दी गई हैं जो रचनाएं हैं, ये इन कवियों की क्या है, प्रथम रचना है, ठीक है। प्रथम प्रभात 1918 जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कवि है, ठीक है। आगे इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, तो जो जूही की कली है 1916 में इसकी रचना हुई थी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रथम कविता है, जिसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अश्लील कहकर सरस्वती में नहीं प्रकाशित किया था। इन्होंने क्या है, इस कविता को नकार दिया था कि मैं यह कविता जो है सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित नहीं करूँगा, ठीक है, मना कर दिया था, और इसको क्या है, अश्लील करार दे दिया था। और ये थी स्वच्छंदतावाद, क्या कहते हैं, मुक्त छंद की पहली रचना थी ये, ठीक है, छायावाद की, या फिर कहें खड़ी बोली हिंदी की, या फिर आधुनिक काल की, ठीक है। ये मुक्त छंद की पहली रचना थी, किसकी थी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। और इन्होंने क्या है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसको क्या अश्लील कहकर सरस्वती पत्रिका में छापने से इनकार कर दिया था, बिल्कुल मना कर दिया था। अगले प्रश्न पर बात करें तो निम्नलिखित काव्य संग्रहों के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या है। फिर हमें रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है इनके प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से। तो जो हम गुंजन की बात करें तो गुंजन का प्रकाशन वर्ष है, गुंजन किसकी रचना है, पंत की रचना मानी जाती है, ठीक है। गुंजन का प्रकाशन वर्ष की अगर हम बात करें गुंजन की बात करें, गुंजन जो है इसकी रचना काल है 1932, मैं यहाँ पर 32 लिख देती हूँ। पल्लव के रचना काल की बात करें तो 1928, ठीक है। वीणा की बात करें तो वीणा का रचना काल है 27, और ग्रंथि की बात करें तो ग्रंथि का रचना काल है 20, ठीक है। इस हिसाब से जो हमारी ग्रंथि है वो सबसे पहले आती है, ग्रंथि और किसी ऑप्शन में है ही नहीं पहले, तो ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, ठीक है। और ये सब रचनाएं जो है वो किसकी है, सुमित्रानंद पंत की। और इनका जो कार्यकाल रहा वो, मतलब इनका जो जन्म से लेकर मृत्यु तक का काल रहा वो 1900 से 1977 तक रहा। और आगे देखते हैं, अगला हमारा और आखिरी प्रश्न है ये आज का। प्रसादकृत प्रलय की छाया किस विषय वस्तु के केंद्र में है। प्रलय की छाया की जो विषय वस्तु है वो क्या है, हमें यहाँ पर ये बताना है। तो यहाँ पर रानी जो कमलावती हैं का पश्चाताप है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रानी कमलावती का पश्चाताप है प्रलय की छाया का विषय वस्तु का केंद्र, ठीक है। जयशंकर प्रसाद की प्रलय की छाया की विषय वस्तु रानी कमलावती का पश्चाताप है। इस कविता में अलाउद्दीन गुजरात के गुर्जर नरेश को पराजित करके उनकी पत्नी कमलावती को दिल्ली लाता है, ठीक है, जहाँ रानी बंदी के रूप में पश्चाताप करती हुई जीवन व्यतीत करती हैं। यह रचना प्रथम बार 1931 में ईस्वी में हंस में प्रकाशित हुई थी। बाद में लहर 1933 ईस्वी नामक काव्य संग्रह में संकलित की गई थी, ठीक है। लहर काव्य संग्रह किसका है, जयशंकर प्रसाद का ही है, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही प्रश्न हैं, आगे के प्रश्नों पर हम आगे की वीडियोज़ में बात करेंगे, ठीक है। और
प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, क्वेश्चंस अच्छे क्या लगते हैं, मतलब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं ही, बट फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। कमेंट इज़ बिल्कुल फ्री, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और ध्यान से पढ़िए, बिल्कुल सटीक और सही यहाँ पर आपको जानकारी दी जाती है, ठीक है। अगर कुछ मतलब कोई प्रॉब्लम है या फिर कुछ ऐसा है, किसी भी तरीके का अच्छा या बुरा फीडबैक आप कमेंट करके दे सकते हैं, ठीक है। एवरीथिंग इज़ फ्री। और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।